नमस्ते। फास्ट मैथ एसआर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। और आज हम लेके आए हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इससे पहले देखिए, आज है 15 अगस्त, तो आज सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन महान वीर जवानों ने हमारे देश को आजाद कराया है और हमें इस स्वतंत्रता दिला करके उस आजादी में यानी खुले में घूमने के लिए फिरने के लिए सभी तरह से स्वतंत्रता दिलाई है, उन सभी वीर शहीदों को हमारी ओर से प्रणाम और नमन। इसी के साथ में हम आज क्लास चालू कर रहे हैं और टाइम के अनुसार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 12, 15 एंड यानी और 21 का एचसीएफ और एलसीएम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था, लेकिन उसमें पूछ रहा था दो संख्याओं का ज्ञात करना है। इसमें तीन तीन संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। देखिए, आइए वही तरीका है। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड 12 में भाग जाएगा 2 का 6 बारी, फिर 2 का भाग देंगे 6 में 3 बारी और 3 में भाग जाता है 3 का 1 बारी। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड करेंगे। 15 में किसका जाएगा? 3 का, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसके बाद में 21 के गुणनखंड करेंगे। इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 7 21। इस प्रकार पहले दो संख्याओं के थे, इनमें तीन संख्याओं के जितनी भी संख्या दे रखी है उन सभी के अलग अलग गुणनखंड करने और मैं से ज्ञात करने का वही तरीका है, यानी मैं से ज्ञात करेंगे HCF यानी मैं से ज्ञात करने के लिए जितनी भी पद दे रखी है, जितनी भी संख्याएं दे रखी है, उनके गुणनखंड करने पर 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, उन्हीं सभी में जो गुणनखंड कॉमन आ रहा है उनको बाहर निकाल लिया जाता है। तो देखिए, 2 इसके अंदर भी है लेकिन इन दोनों के अंदर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 2 नहीं है। 3 देखिए, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो 3 को बाहर निकालिए। इसके अलावा तीनों में कोई सा भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि कॉमन आ रहा हो, तो जो तीनों पदों में है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसी का जो मैथ है वो हो गया 3। और इसी का जो एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम लैसे में बताया था आपको कि तीनों पदों में या दोनों पदों में कॉमन हो या नहीं हो, यानी जो सबसे अधिक बार आ रहा है, सबसे बड़ी घात आ रही है, प्रत्येक गुणनखंड लेंगे और सबसे बड़ी घात वाला खंड में से लेंगे। तो देखिए, इसमें 2 है, 2 बारी आ रहा है, तो 2 लेंगे हम, 2 बारी लेंगे, 2 गुणा 2। 3 देखिए, तीनों में आ रहा है लेकिन एक एक बारी आ रहा है, तो 1 3 भी लेंगे। इसके बाद में 5 इसमें है, इनमें हो या मत हो, यानी कोई सी गुणनखंड में जरूरी नहीं है आपको सभी में मिलेगा, लेकिन लैसे ज्ञात करते समय प्रत्येक गुणनखंड को लेंगे और बड़ी घात लेंगे, तो 5 भी लेंगे और इसके बाद में 7 भी लेंगे। तो इस प्रकार इन सब को गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 और 105 को 2 से गुणा करेंगे तो 210 और 210 को 2 से गुणा करेंगे तो 420, यानी कि HCF 3 और LCM 420। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में भी वही 17, 23 और 29। इन सभी मैंने बताया था आपको कि अभाज्य संख्या होती है, उनमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। और 17, 23 और 29 इसको हल करेंगे, लेकिन एक देखिए कि इन तीनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यह है अभाज्य संख्या। और जब ऐसी संख्या आ जाती है जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो उनका जो HCF होगा, जो
में से होगा वो 1 होगा, यानी इन सभी का में से 1 होगा। और एलसीएम होगा इनका, एलसीएम यानी लेस है जो होगा वो जितनी भी संख्या दे रखी है यानी उनका गुणनफल होगा 17 गुणा 23 गुणा 29। यानी इस प्रकार से जितनी भी संख्या दे रखी है उनका गुणनफल करेंगे। जिस प्रकार इनमें भी किया था गुणनफल, उसी तरह इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। और गुणनफल करेंगे तो इन सभी संख्याओं का 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सबको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे इसमें किया उसी तरह। क्यों लिखा है ये, इसमें गुणनखंड हो रहे इसलिए गुणनखंड निकाले। इनमें 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं निकल रहा है, इसलिए इन संख्याओं को, तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे और गुणा करके यहां लिखेंगे। तो देखिए 17 गुणा 23 गुणा 29 करोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा आपके वो 11 गुणा 339, यानी इन सबको गुणा करने पर 11,339 आएंगे और यही अपना एलसीएम होगा। इसी प्रकार देखिए आगे हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे और इसमें 8 का वही गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इनमें भाग जा रहा है तो गुणनखंड 2 का भाग 4 बारी, फिर 2 का भाग 2 बारी और 2 का 1 बारी। 9 का भी गुणनखंड करेंगे, 9 में 3 का जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 में देखिए 5 का जा रहा है, 5 5 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार इसी का जो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यानी तीनों संख्याओं में कौन कॉमन आ रहा है, 2 तीनों में नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 5, यानी इन तीनों संख्याओं में भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो भी होगा इन तीनों संख्याओं का 1। और एलसीएम करेंगे तो वही देखिए इनमें 2, इन सभी में 3 बार आ रहा है, तो इनको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 भी लेंगे 3 गुणा 3 और 5 भी लेंगे 5 गुणा 5। यानी तीसरा क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन किया था, उसी तरह इसको भी कर सकते थे कि 8 और 9 और 25 का जो एचसीएफ हम 1 लिख सकते थे और 8 को और 9 को और 25 को गुणा करके भी हम एलसीएम ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, लेकिन देखिए इसको गुणा करेंगे 5 5 25, 25 3 75 और 75 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150 और 225, 225 को 2 से गुणा करेंगे, 225 गुणा 2 करेंगे तो 450, 450 को 2 से गुणा करेंगे 900 और 900 को 2 से गुणा करेंगे तो 1800। यानी इस प्रकार इसका जो एलसीएम होगा जो 1800 हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन है जो हमने करवा दिए हैं, और तो सभी छात्र इन तीनों क्वेश्चनों को पहले अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लीजिए और इसके बाद में हम आगे का जो प्रश्न कराएंगे वो क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएंगे, चौथा क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न इस तरह से दे रखा है कि एचसीएफ किसका दे रखा है, 306 और 657, दो संख्या है, एक संख्या 306 एक 657, इनका एचसीएफ दे रखा है कितना, 9। तो इन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता था कि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आगे देखिए इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए अपन को संख्याएं दे रखी है, यानी कौन कौन सी, 306 और 657। तो एक संख्या 306 और दूसरी 657। तो देखिए पहली संख्या हम लिखेंगे, पहली संख्या बराबर 306
और दूसरी संख्या बराबर 657, यानी दो संख्या दी हुई है और क्या दिया हुआ है दोनों संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है 9। जब तीन चीज दे रखी है और एलसीएम पूछ रहा है तो इस प्रकार के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। तो देखिए सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी ये चार चीज दे रखी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। प्रश्न आपसे किस प्रकार पूछेगा, इन चारों में से कोई भी तीन का मान आपको प्रश्न में देगा और चौथे का मान पूछेगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ भी दे सकता है अलग अलग, कोई एक संख्या दे सकता है और पूछ लेगा पहली संख्या ज्ञात करे। यहाँ एचसीएफ एलसीएम दे दिया, पहली संख्या दे दिया तो पूछ लेगा दूसरी संख्या ज्ञात करे। पहली संख्या दूसरी संख्या दे दी और आपको एचसीएफ दे दिया, पूछ लिया एलसीएम ज्ञात करे, तो इसमें एलसीएम पूछ रहा है। इसी प्रकार तीन मान देने पर कोई सा भी एक मान इनमें से पूछा जाए तो यही सूत्र लगाना है और जो भी मान है उसको उसके नीचे रखना है। तो पहली संख्या कितनी है 306 गुणा दूसरी संख्या 657। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा नहीं है तो इसको वैसे के वैसे उतार देंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है 9, बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, यानी कि जो चीज नहीं दे रखी है उसको एक तरफ और जो दे रखी है उनको एक तरफ। तो देखिए 306 गुणा 657 गुणा में है ये 9, इसको जैसे इधर लेके आएंगे पक्षांतरण करने पर गुणा में है वो भाग में हो जाती है तो 9 खा जाएगा नीचे और यहां रह गया आपका एलसीएम। यानी एलसीएम कितना होगा, अब इसको हम 9 का भाग देंगे 306 में या 657 में, यानी कि इसको 9 से काटेंगे तो 9 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। देखिए 9 का भाग इसमें देंगे कितनी बार देंगे, या इसमें देंगे तो कितनी बार देंगे। देखिए 9 एकम 9, ये एक बार कट चुका है, ये 9 3 27 तीन बारी, 9 3 27 तीन बच गए 36 हो गए तो 9 चौके 36। यानी ये चीज ध्यान से देखिए, काटने का ये कि इन दोनों संख्याओं में क्या 9 का भाग जा रहा है क्या, तो इसमें भी 9 का भाग 34 बारी गया और ये 9 एक बारी, तो ये 9 कट गया, ऊपर क्या बचा 34। इसको भी काट सकते थे इसी तरह, लेकिन इसी से कट गया ये तो ये 34 आ गया। तो अब करेंगे अपन 34 गुणा 657, 34 गुणा 657, तो इसको गुणा करके करेंगे वो इसका आंसर आएगा। देखिए इधर गुणा 657 गुणा 34 करोगे तो 4 को 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28 का 8 हासिल की 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल की 2, 4 6 24 और 2 26। फिर देखिए 3 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल की 1, 7 18 और 1 19, 8 3 6 6 12 1 13 का 3 हासिल की 1, 10 2 12 और ये हो गया 22 338। तो यानी इसको इससे गुणा करने पर 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। तो ये एलसीएम इसको गुणा करने पर आ गया 22 338 बराबर एलसीएम। तो यही आप अपना आंसर आ गया। तो चौथा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, यानी कोई से भी तीन मान आपको दे देगा और चौथा मान पूछेगा। तो इस प्रकार जो एचसीएफ दे दे, एलसीएम दोनों चीज दे दे, ये दे देता कि 22 338 एलसीएम है और एचसीएफ 9 है, आपको दूसरी संख्या दे देता कि 657 है और पहली संख्या पूछ लिया जाता कि ये क्या होगा। तो इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन है, आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चौथा क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतारिए और जिसके बाद में हम अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन कराएंगे, तो इस क्वेश्चन को उतारिए जब तक।
आइए देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कोई संख्या है n और 6 की घात n, यानी 6 और घात है n, कुछ भी हो सकता है, वो संख्या क्या 0 पर समाप्त होगी क्या? तो देखिए इसको हल करेंगे तो ये दे रखा 6 की घात n, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड, यानी 6 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की घात n, यानी 6 के गुणनखंड किए तो 2 गुणा 3 हो गए और घात दोनों पे n। तो इस प्रकार आपको पहले भी बता चुका हूं और पहले भी लिखवा दिया है कि जो प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात n के रूप का होता है। यानी जिस संख्या, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड करने पर उस संख्या में 2 और 5, यानी कोई सी भी संख्या है उसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 अगर उसके अंदर गुणनखंडों के अंदर आता है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये चीज और ये है जो कि कक्षा 8वीं की किताब में, कक्षा 8 में पढ़े होंगे तो सभी बच्चों को पता होगा कि यानी कि 2 गुणा 5, यानी कि 2 और 5 अगर गुणनखंड के अंदर है किसी भी संख्या के तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब 2 गुणा 5 की घात n, इसमें सिर्फ 2 है और 3 है, यानी 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं है 6 के गुणनखंड में, तो ये संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आ गई बात समझ में? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कभी भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि ये शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। कोई सी भी संख्या हो शून्य पर तभी समाप्त होगी जिसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 होगा, तो शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपको हो चुका है और इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे, इसको जब तक उतारिए और क्वेश्चन नंबर 6 हल करा